आज हम पढ़ेंगे यूनिट थर्ड में विद्युत रसायन, द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है। तो सबसे पहले विद्युत रसायन क्या है। विद्युत रसायन रसायन शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम विद्युत तथा रासायनिक घटनाओं के परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाता है। रसायन शास्त्र या विद्युत रसायन कहलाता है। ठीक है। आपको कल वीडियो भेजा गया था, एक वीडियो पे आपको सेल के बारे में बताया गया था। ठीक है। तो उसमें सेल का निर्माण कैसे होता है, सेल किस तरह काम करता है, इन सब चीज़ों के बारे में उसमें बताया गया था। ठीक है। तो सेल कई प्रकार के होते हैं। वोल्टीय सेल होता है प्राथमिक सेल के अंतर्गत, वोल्टीय सेल, शुष्क सेल, डैनियल सेल, मतलब ऐसे बहुत सारे सेल हैं जिनका उपयोग हम करते हैं। ठीक है। तो उन सेल का क्या कार्य है, कैसे कार्य करता है, कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो इसमें बोला गया विद्युत तथा रासायनिक घटनाओं के परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाता है, यह विद्युत रसायन कहलाता है। उसी के अंतर्गत चालक चालक जिन पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, जिन पदार्थों विद्युत धारा क्या करते हैं, विद्युत धारा को प्रवाह कर सकते हैं या प्रवाहित कर सकते हैं, उन्हें विद्युत चालक कहते हैं। धात्विक चालक अचालक मतलब जिन पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती वो अचालक होते हैं। ठीक है, उन्हें अचालक कहते हैं। तो धात्विक चालक क्या होते हैं, ये वे धातुएं होती हैं जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित होने देती हैं, किंतु इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। इसमें धात्विक चालक। विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं, ये वे पदार्थ होते हैं जो विलयन या गलित अवस्था में विद्युत धारा का चालन करते हैं। ये गलित अवस्था में या जलीय विलयन में आयन होते हैं। क्या होते हैं, धारा में चालन करते हैं। ये गलित अवस्था में या जलीय विलयन में आयन होते हैं जो विद्युत धारा का चालन करते हैं। इनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई ना कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। आपको इससे पहले भी आपने पिछली कक्षा में या 10वीं क्लास में ही पढ़ा है, अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या हैं। ठीक है। अम्ल क्या होते हैं, मान लीजिए HCl, ये क्या है, अम्ल है। ठीक है। NH4OH, ये क्या है, क्षार। अम्ल कैसे होते हैं स्वाद में, क्षार कैसे होते हैं, लवण कैसे होते हैं, ये सब चीज़ों को आपको मैं पहले भी पढ़ा होगा। तो विद्युत अपघट्ट जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्ट और प्रबल। मतलब दुर्बल मतलब ये जलीय विलयन में कम आयनित, दुर्बल वाले जो होते हैं ये जलीय विलयन में कम आयनित होते हैं, इसका आप इसमें अंतर ही बना सकते हैं। और प्रबल विद्युत अपघट्ट में इनका आयनन पूर्ण रूप से होता है। क्या होता है, पूर्ण रूप से होता है। दुर्बल विद्युत अपघट्ट में क्या होते हैं, इनमें विलयन की विद्युत चालकता का मान कम होता है और प्रबल में विद्युत चालकता का मान अधिक होता है। तनुता या का इनकी विद्युत चालकता पर अधिक प्रभाव पड़ता है, किसकी, दुर्बल विद्युत अपघट्ट पे। और प्रबल विद्युत अपघट्ट पे तनुता का विद्युत चालकता पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। एग्जाम्पल मान लीजिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया। ठीक है, ये कैसे हो गए, दुर्बल हो गए। प्रबल मतलब कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम एसीटेट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल। ये बहुत सारे हैं जो प्रबल विद्युत अपघट्ट के अंतर्गत, इतने सारे आते हैं। ठीक है, इनके अंतर्गत भी आते होंगे और अभी मैंने लिखा नहीं है। ठीक है। तो विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं, कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ, विद्युत अपघट्ट में ऐसे रासायनिक पदार्थ जो ना तो पिघली अवस्था में और ना ही जलीय विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं, उन्हें विद्युत
विद्युत अनपघट्ट कहते हैं। ये क्या था, विद्युत अपघट्ट के अंतर्गत आपने भी पढ़ा था दुर्बल, विद्युत अपघट्ट, प्रबल। अब वैद्युत अनपघट्ट के अंतर्गत क्या है, उदाहरण के लिए मान लीजिए एथिल एल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, ग्लूकोज हो गया, और भी हैं। तो अब इसमें विद्युत अपघट्ट के अंतर्गत मान लीजिए ये है। तो कल आपको एक डायग्राम बताया गया था, उस डायग्राम में आपको सेल के बारे में पढ़ाया गया था। तो सेल में क्या होता है आपको पता हो गया, दो अलग अलग धातुओं की रॉड होती हैं। उन रॉड को कॉपर विलयन, जिंक के विलयन, इनमें उनको डुबोया गया। डुबोने के बाद उनमें एक वोल्टीमीटर लगाया, मतलब विद्युत धारा का प्रवाह कितना हो रहा है उसको नापने के लिए एक वोल्टीमीटर लगा हुआ था। उस पर वोल्टीमीटर के साथ उस पर क्या हुआ था, धारा का कैसे प्रवाह, उसमें एक सेतु लगा हुआ था। उस सेतु में जो था उसमें क्या पोटेशियम क्लोराइड क्या भरा हुआ था, वो आप सब इसके बारे में आपको अच्छे से, जिन्होंने वीडियो देखा होगा उनको पूरा तरीके से समझ में आ गया, क्योंकि एग्ज़ाम में अधिकतर ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताया गया था, आप पिछले 11वीं में भी पढ़ा होगा कि ऑक्सीकरण क्या होता है। ठीक है, आप कल उसमें चित्र जो भी आपको डायग्राम दिया था उसमें ये भी बताया गया था कि जो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन दान करता है वो क्या कहलाता है, जो ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है, और किसका पात्र में क्या विलयन भरा हुआ था। ठीक है, तो इधर पे ऑक्सीकरण की बात हो रही है। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीकरण हो रहा उसका, आपको 11वीं पिछली बार बताया था कि किसी क्रिया में इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना, वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। मान लीजिए ये जिंक है, जिंक कैसा धनावेशित कण है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जिंक स्क्वायर प्लस आयन जो है, इससे जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इसमें किसका, जिंक का क्या होगा, इसमें जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, जिंक का इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है। उसी प्रकार अपचयन मतलब क्या होता है, किसी क्रिया में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन निकल रहा था और इसमें जुड़ रहा है। तो जुड़ना मतलब कॉपर स्क्वायर प्लस आयन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जुड़ने के साथ ये क्या बन जाएगा, इस पर कॉपर बन गया। इसमें कॉपर स्क्वायर प्लस आयन का क्या हुआ, अपचयन हो रहा है। इसमें जिंक का क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण हो रहा था। इसमें कॉपर स्क्वायर प्लस आयन जो है इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, इस चीज़ों के बारे में पता होगा, तो तब ही आप इसमें आगे जो चैप्टर में दिए हुए हैं उनको आप तरीके से पढ़ पाएंगे। तो इनको आपको अच्छी तरह से नोट करना है और तैयार करना हो। कल का वीडियो जिन्होंने नहीं देखा वो दोबारा से उस चीज़ को देख सकते हैं, तभी आपको आगे के ये चैप्टर में समझ में आएगा। ठीक है।